नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, आज का जो ये अपना सेशन है ये दो तीन कारणों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो है वहां से आपके मेंस में कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आज के सेशन में, पहले मेंस के लिए जो PYQ है ना, उस पर देखेंगे हम लोग। जैसे अभी 70th BPSC का मेंस हुआ था, है ना। तो 70th BPSC के मेंस में आपने देखा कि इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं थे, क्योंकि अपना जो सिलेबस है बेसिकली BPSC में वो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एक साथ लेकर के चलता है। लेकिन सिर्फ 70th BPSC के आधार पर आप ये निर्णय नहीं ले लेंगे कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि फिर हम देखेंगे कि उसके पहले 69, 68, 67, है ना, ये सारे BPSC वाले जो एग्जाम्स हुए हैं उसके सेकंड पेपर में जिसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन रहता है वहां से सवाल रहे हैं, है ना। तो हम लोग वो तो देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपके 38 नंबर वाले, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, है ना, 8 नंबर या 7 नंबर वाले, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे, कैसे लिखेंगे, है ना। क्योंकि जिस हिसाब से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हम लोग देखेंगे यहां पर 69वीं से लिया है हम लोगों ने क्वेश्चन, 68 से लिया है, 67 से भी कुछ क्वेश्चंस है ना। तो हम क्या देखेंगे कि जो आपके शॉर्ट आंसर्स हैं उसको शॉर्ट में लिखना मुश्किल हो जाता है कि प्रश्न की प्रकृति ऐसी रह रही है, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके लिए जिस हिसाब से प्रश्न रहता है उसके लिए आपको 38 नंबर के हिसाब से उतने शब्द इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और सेकेंड पेपर का सेक्शन ऐसा है कि उसमें एक तो आपका, है ना, पॉलिटी वाला सेक्शन रहता है, उसके बाद आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तीनों ही सेक्शन ऐसे हैं जो कि ट्रिकी एरियाज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों ही सेक्शंस को मिला करके सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। कई बार सिर्फ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को मिला करके सवाल पूछ लेते हैं, कई बार अलग अलग सवाल पूछते। जब अलग अलग सवाल पूछते तब तो हमारे लिए आसान रहता है लिखना, राइट। लेकिन जब मिला करके पूछ लेता है तो हमको सोच समझ करके उसका उत्तर लिखना होता है। तो हम इन दोनों ही चीजों पर कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, है ना, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे क्लास में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ 70वीं BPSC मेंस को देख करके आप ये निर्णय नहीं ले लेंगे कि इकोनॉमिक्स को छोड़ करके भी जाएंगे तो काम चल सकता है, बिकॉज वन कैन नॉट बी श्योर, है ना। और कोई सेट पैटर्न नहीं है क्वेश्चन पूछे जाने का एग्जाम में, है ना। तो जैसे 69वीं BPSC मेंस में आप देखो जो क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए, आप देखो यहां पर, है ना। जैसे कह रहे हैं कि भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, है ना, क्या वे घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं? भारत के लिए ऊर्जा के संभावित वैकल्पिक स्रोत क्या हैं? समीक्षात्मक विवरण कीजिए। अब क्या है कि समीक्षात्मक विवरण करना है और इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं, और यह सिर्फ कितने नंबर का सवाल है? 8 नंबर का सवाल है। कितना? 8 नंबर का सवाल है ये। अब 8 नंबर के सवाल में, है ना, आपको कितना लिखना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखेंगे तो भी आपको 8 से ज्यादा नंबर मिलेगा नहीं, समय आपका लगेगा 100 एक्स्ट्रा अलग। और पूरा नंबर तभी आप, पूरे नंबर 8 नंबर के लिए तभी आपके उत्तर का मूल्यांकन होगा जब आप ये सारे सेक्शंस का उत्तर लिखेंगे। तो हम लोग देखेंगे, इसी सवाल पे देख लेंगे इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर में ही एक और था कि डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। तो भारत के संदर्भ में पूछा था कि भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की चर्चा कीजिए, है ना, और इसका भविष्य किधर देखते हैं आप, इस पर बात करना है। तो सर्वे से यह सवाल बना था, है ना, राइट, ओके। 38 नंबर का सवाल, 38 मार्क्स का सवाल था ट्रिकल डाउन थ्योरी को लेकर के। तो ट्रिकल डाउन, है ना, भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत और इसके प्रमुख तत्व, उसका लाभ, समीक्षा और आलोचनात्मक विवरण करना था।
तो सिर्फ ट्रिकल डाउन पर 38 नंबर का सवाल आपको लिखना है। हम लोग ट्रिकल डाउन पढ़ते, इतना डिटेल में जाकर के कोई नहीं पढ़ता है। तो कैसे आप यहां से इसके पॉइंट्स निकालेंगे, ये आइडिया आपको मिलेगा। तो ये 69वीं का है, जो प्रमुख रूप से है ना, मतलब स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन है, वहां से हम लोग बात कर रहे हैं। उसी तरीके से उसके पहले 68वीं बीपीएससी मेंस में देखो तो वहां पर क्या सवाल है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022, और इसको किस चीज से जोड़ा है, इसको जोड़ा है पीएम गति शक्ति योजना के साथ, राइट। उसी तरीके से अटल नवोन्मेष मिशन या अटल इनोवेशन मिशन, यहां से सवाल है, और कह रहा है कि इस अटल इनोवेशन मिशन के जो कुछ प्रमुख है ना पॉइंट्स है, जैसे कि मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इसके बारे में भी लिखना है आपको, डिस्कस करना है आपको। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, है ना। बेसिकली 68वीं से ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का प्रावधान शुरू किया बीपीएससी ने, है ना। अभी और देखो आप, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि 68वीं का ही है, 68वीं का ही इकोनॉमिक्स से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। ये कहां मिलेगा आपको बढ़िया से, ये आपको बढ़िया से सर्वे में मिलेगा, है ना। और नगरीकरण का जो निम्न स्तर है उसके कम से कम 2 कारणों की व्याख्या कीजिए, है ना। शहरीकरण या नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में कौन से कदम उठाए गए हैं, तो ये सब लिखना है। और सब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 8 नंबर में ही मिलेगा, 8 नंबर में ही आपको इसकी चर्चा करनी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जामिन इंडिया ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट इन 2022, 2022 में भारत की वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार हमारा किस देश के साथ कैसा व्यापार जा रहा है, तो इसमें आपको 2 तरीके से देखना होता है। पहला कि भारत का प्रमुख व्यापार साझेदार कौन है, जहां से आप आयात करते हो, जिसके साथ आप निर्यात करते हो, तो टॉप जो है उसके साथ क्या चीजें बदल रही हैं। और दूसरा पहलू क्या रहता है, दूसरा पहलू रहता है कि भारत का प्रमुख आइटम, जो हमारा प्रमुख इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का आइटम है, वो हम लोग कहां एक्सपोर्ट या कहां से इंपोर्ट करते हैं, जैसे पेट्रोलियम, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस। तो ये 2 तरीके से आप इसकी व्याख्या करते हैं। और 2022 के संदर्भ में तो ये हमारे भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वहां से सीधा सीधा यह सवाल बना है। उसके अलावा भारत के द्वारा जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हाल ही में, उसके वो क्या है उसके बारे में बात करना है आपको। और भारत का वैश्विक व्यापार संबंध बढ़े, इसके लिए आप कुछ उपाय सुझाइए। तो यहीं पर मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि जब आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो एडिटोरियल्स में आपको सजेशंस मिलता है, राइट। तो वहां से आपके पॉइंट्स तैयार होते हैं। न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इसका पॉइंट बढ़िया से तैयार हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है ना। रेगुलर डेली आप करंट न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें कहीं कहीं पर किसी दिन मिल जाएगा, जिस दिन मिल जाएगा उसको काट के रख लो या फिर उसको नोट्स बना लो, तो आपका एक आंसर का पॉइंट हो जाता है। ठीक, उसके अलावा जो आपके पास सुझाव हैं, जो आदर्श आइडियल माना जाता है, जो भारत की कमियों को दूर कर सके, तो वो उपाय आप सुझाते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है 38 नंबर का। 68 में आपने देखा 4-5 सवाल, इसके अलावा भी कुछ और सवाल थे, है ना। इसके अलावा भी 2-3 सवाल और थे। एक तो ये था ब्लू इकोनॉमी को लेकर के। तो देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि ये 68वीं बीपीएससी, 69वीं बीपीएससी, यहां पर इकोनॉमिक्स से सीधे सीधे सवाल बने हैं, राइट। जैसे ये 68वीं बीपीएससी में ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्या है, ब्लू इकोनॉमी को लेकर के, नीली अर्थव्यवस्था जिसको आप कहते हैं। तो नीली अर्थव्यवस्था है ना, किसी भी देश के विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक होता है, इसकी व्याख्या कीजिए, है ना। इसके महत्व पर चर्चा कीजिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में क्या भूमिका उठाएगा और भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उसकी सूची बनाइए। भारत ब्लू इकोनॉमी जो है इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, और लास्ट में है कि क्या वे पर्याप्त हैं। तो अब जो इस तरीके का आ जाए क्या वे पर्याप्त है, तो आप क्या कहेंगे कि पर्याप्त नहीं है या आप कहेंगे कि पर्याप्त हैं। तो यह निर्भर करेगा कि हमारी ब्लू इकोनॉमी कैसी है। अगर हमारी ब्लू इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड है, हम भारत की, जैसे भारत का जो स्थान है, जितना हमारा कोस्टल एरिया है, जितनी नदियां हैं, उसके हिसाब से क्या हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है। क्या ब्लू इकोनॉमी हमारे जीडीपी में बहुत योगदान दे रही है, अगर दे रही है तो ठीक है, और अगर नहीं दे रही है तो उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं है।
तो आपको बताना होगा कि क्या सारे कदम उठाए गए हैं और वो किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किन चुनौतियों को डील करने के लिए ये कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। तो ऑफ कोर्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो कदम है, जो इन जनरल आप कहोगे कि सरकार का यह प्रयास है कि इसके माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना किया जाए, यह कदम संतोषजनक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। तो जब ये 68वीं में पूछा था उस समय के लिए यह उत्तर रहेगा। अभी उसके बाद क्या कदम उठाए गए हैं, क्या कर रही है सरकार, है ना, क्योंकि प्लानिंग फॉर इंप्लीमेंटेशन यहां पर भी आपको जोर देना होगा। योजनाएं बहुत सारी बनती हैं, उसका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें मिला करके आपको एक बैलेंस्ड उत्तर लिखना होता है। तो अब देखो और भी 67वीं में जाएंगे, उसमें भी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसके पहले 66वीं में जाएंगे, उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, है ना, 2 से 3 क्वेश्चंस, जितना चूंकि 2 भाग में है ना। और आपको पहले भाग में पूरी तरीके से पॉलिटी को दे देते हैं और दूसरे भाग में जब हम आते हैं तो उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक तीनों को कवर करते हैं वो। तो अथवा अथवा करके क्वेश्चन रहता है। तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस का महत्व है ना। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण था आपको बताना कि आप ये नहीं सोच करके चलेंगे, है ना, कि सिर्फ 1 साल के पेपर को देख करके, 70वीं बीपीएससी मेंस के पेपर को देख करके आप ये मान करके नहीं चलेंगे कि ये सेक्शन अवॉइड करके, इग्नोर करके चलते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। राइट, ओके। अब हम लोग एक काम करते हैं, जैसा हमने कहा था, अब हम एक काम करते हैं कि जैसे 67वीं में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है 38 नंबर का, तो अब अगर हमारे सामने लॉन्ग क्वेश्चन आता है और जिस हिसाब से बिहार सवाल पूछ रहा है ना, तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, कैसे लिखेंगे कि आपका क्वेश्चन एक आदर्श उत्तर भी बनेगा और साथ ही साथ आपको शब्दों की कमी नहीं खले, आपको पता ही नहीं चले कि आपको खोजना पड़ रहा है। तो कैसे उस सवाल के बीच में से अपना पॉइंट कैसे निकालेंगे, है ना, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये आपके बहुत काम आएगा। भले ही एग्जाम में सीधे सीधे आपका पढ़ा हुआ सवाल अगर नहीं आता है तो भी आप इसके आधार पर वहीं पर अपने लिए, है ना, पॉइंट्स निकाल पाएंगे जो कि क्वेश्चन का डिमांड रहेगा। इधर उधर की बात आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे भी ये सवाल है 67th में पूछा था आपसे, कह रहा है कि बिहार में औद्योगिक विकास की स्थिति प्रस्तुत कीजिए। राइट, तो औद्योगिक विकास ये आपका कीवर्ड हो गया। ऑफ कोर्स कह रहा है कि भारत के औद्योगिक विकास से इसकी तुलना कीजिए, तो भारत के साथ तुलना करना है। फिर कह रहा है कि राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए। तो यह कह रहा है कि बिहार में औद्योगिक विकास की स्थिति क्या है, औद्योगिक स्थिति पिछड़ी हुई है, उसका कारण क्या है, और इस स्थिति में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। तो आपको यह पता होना चाहिए जब आप मेंस लिखने के लिए जाते हैं तो बिहार सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या क्या सारी योजनाएं चल रही हैं, है ना। जैसे इस साल के लिए एमएसएमई के लिए क्या योजनाएं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्या घोषणाएं की गई हैं। हमेशा रहता है कृषि के विकास के लिए क्या किया जा रहा है ना। ऊर्जा के विकास के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग। राइट, तो ये सारे कुछ एरियाज जो हैं वो हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे, वो हमेशा आपको तैयार करके जाना है। लिस्ट ऑफ जो भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाएं हैं वो आपके पास अलग से रहना चाहिए, है ना। यस, आपके पास बहुत सारे आंकड़े नहीं भी हैं तो भी काम चलेगा, लेकिन वो योजनाएं और उन योजनाओं का उद्देश्य पता होना चाहिए आपको, ताकि आप उसके बारे में लिख सके। उन योजनाओं के जो प्रमुख घटक हैं वो आपको इन जनरल पता रहना चाहिए ताकि आप उसको लिख सके, है ना। अब जैसे ये सवाल है आपके सामने, अब इस सवाल को प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे आप। लॉन्ग क्वेश्चन है 38 नंबर का। तो सबसे पहले औद्योगिक विकास के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले औद्योगिक विकास के बारे में बात हो रही है, ये आपका कीवर्ड है ना। तो आपका पहला पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है वो कैसे शुरू करेंगे आप, औद्योगिक विकास का क्या महत्व है, यहां से आप शुरू करेंगे। तो जो आपका इस आंसर का जो प्रॉपर इंट्रो सेक्शन होगा, आपका इंट्रो सेक्शन में आप क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या बेनिफिट है, क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में आप बात करेंगे। तो औद्योगिक विकास का महत्व क्या है, इस पर आप चर्चा करेंगे सबसे पहले। औद्योगिक विकास का महत्व
क्योंकि पहले आप महत्व बताओगे, उसके बाद आप बताओगे कि बिहार में इसकी क्या स्थिति है ना। तो पहले बताते हैं हम लोग औद्योगिक विकास का महत्व। अब जब हम लोग औद्योगिक विकास का महत्व बताते हैं तो हम यहां पर कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं, कुछ ऐसे देशों का उदाहरण, या भारत के संदर्भ में बात करें तो कुछ ऐसे राज्यों का उदाहरण लेंगे जहां पर औद्योगिक विकास बढ़िया होने के चलते उनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आर्थिक विकास बढ़िया है, राइट। तो बेसिकली औद्योगिक विकास का महत्व, और साथ ही साथ आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर कुछ देश या राज्यों का उदाहरण लेंगे। देश एवं राज्यों का उदाहरण। अब जब आप देश और राज्यों का उदाहरण लेंगे तो पहले आप अन्य देशों का उदाहरण लेंगे, जैसे अमेरिका का उदाहरण लेंगे, है ना, जैसे ब्रिटेन का उदाहरण लेंगे, है ना। तो आप ब्रिटेन के उदाहरण में कह भी सकते हैं कि वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद वो कितनी तेजी से दुनिया का बड़ा देश बनकर के उभरा। वही चीज अमेरिका के साथ आप कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे देशों का उदाहरण लेने के बाद, है ना, फिर जब आप यहां पर रेफरेंस ले सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप लगभग बर्बाद हो गया था, वो यूरोप, है ना, उभर करके फिर से सामने आया। खास करके पश्चिमी यूरोपियन देश, वो किसके कंधे पर चढ़कर, औद्योगिक विकास के कंधे पर चढ़कर। जापान जैसा छोटा देश, जापान जैसा छोटा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अभी भारत चौथे नंबर पर आ गया है तो बहुत पीछे ही है, तो जापान पांचवी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था औद्योगिक विकास के बलबूते पर, राइट। तो औद्योगिक विकास का महत्व आप बताएंगे और उसके बाद भारत में आएंगे, भारत के कुछ ऐसे विकसित राज्य, है ना, तो उन विकसित राज्यों का उदाहरण देने के बाद, है ना, कि कैसे वहां पर औद्योगिक विकास हुआ। जैसे आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लेंगे, जैसे आप गुजरात का उदाहरण ले लेंगे, है ना। तो उन विकसित राज्यों की विकास उद्योगों के कारण, राइट, और उससे कंपेयर करते हुए फिर आप बिहार पर आएंगे, क्योंकि बिहार भारत का एक राज्य है। तो वहां पर बात करने के बाद राज्यों की चर्चा कर ली आपने, और उसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करके बिहार में क्या स्थिति है उद्योगों की, उस पर आप चर्चा करोगे। तो फिर आता है कि औद्योगिक विकास की स्थिति बिहार में क्या है। तो जब आप 38 नंबर का सवाल है, जब आप यहां पर लिखने जा रहे हैं, राइट, तो ये फॉर्मल तरीका है, ये लिख लिया आपने। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप कहां पर आते हैं, बिहार की स्थिति। बिहार में उद्योगों की स्थिति क्या है। अब आपको बिहार में उद्योगों की स्थिति पर चर्चा करनी है, तो एक लाइन में लिख देंगे कि बिहार में औद्योगिक स्थिति अच्छी नहीं है, उद्योगों का विकास ढंग से नहीं हुआ है। तब तो 2 लाइन में काम खत्म हो गया। अब आगे क्या करोगे, 1 लाइन और जोड़ देंगे, 3 लाइन और जोड़ देंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि यह पूरा करने के बाद पिछड़ेपन का कारण फिर बाद में आना है। पिछड़ेपन का कारण तो आपको बाद में बताना है कि पिछड़ा हुआ उसका कारण क्या है। अगर सिर्फ आप 2 ही लाइन में लिख दोगे कि स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर कैसे शब्द कैसे पूरे होंगे। तो जब बिहार में उद्योगों की स्थिति के बारे में बात करनी होगी तो आप चर्चा करेंगे कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग हैं, राइट। तो इसको आप इन जनरल, चूंकि किस प्रकार के उद्योग हैं यह आपका सवाल नहीं है, आपका सवाल है बिहार में उद्योगों की स्थिति क्या है, और सवाल आगे भी है, भारत से भी तुलना करनी है, राइट। तो सही तरीका क्या होगा कि आप इसको 2 मोटा मोटी हिस्से में बांट लेंगे। जैसे तो बिहार में उद्योगों की स्थिति, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो इसको 2 भाग में बांट देंगे। तो बिहार में उद्योग जो हैं इसको 2 भाग में बांट दिया आपने। एक बताएंगे कृषि आधारित उद्योग, और दूसरा हो गया गैर कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित और गैर कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योगों के बारे में बात करेंगे कि उसकी स्थिति क्या है। तो आप कहेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थिति ही प्रमुख रूप से बिहार में औद्योगिक विकास को पारंपरिक रूप से देखती है। तो जिसके रॉ मटेरियल्स कहां से आते हैं, कृषि क्षेत्र से आते हैं, उसमें आप हथकरघा के बारे में बात कर लेंगे, कॉटन टेक्सटाइल्स वगैरह के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे स्तर पे धान,
से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, चावल से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे, मखाना के बारे में बात कर लेंगे। तो इन उद्योगों के बारे में आप चर्चा करेंगे। फलों सब्जियों के आधार पर जो उद्योग चल रहे हैं हमारे यहां, उस पर चर्चा कर लेंगे। तो ये यहां से आपका कृषि आधारित उद्योग निकल करके आता है। उसकी स्थिति क्या है? तो उसको भी जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये अभी आप बात नहीं करोगे, अभी आप उनकी स्थिति बताएंगे। यह ध्यान रखना है आंसर लिखते समय कि अभी आपको बताना है कि ये सारे उद्योग हैं और गैर कृषि आधारित उद्योगों के मुकाबले कृषि आधारित उद्योगों की प्रमुखता है बिहार में। लेकिन है ना, ये फिर भी जितना बढ़िया होना चाहिए, जितना अच्छा रॉ मटेरियल हमारे यहां उत्पादन होता है, राइट, जितना बढ़िया हम लोग फल सब्जी का उत्पादन करते हैं, जितना बढ़िया हम लोग चावल गेहूं का उत्पादन करते हैं, उस आधार पर हमारे यहां कृषि आधारित उद्योग विकसित नहीं है जितना हमारे यहां मवेशी हैं। खैर वो गैर कृषि आधारित है, उस पर बाद में बात करेंगे, राइट। फिर दूसरा आता है गैर कृषि आधारित उद्योग। जैसे कि हमारे यहां गैर कृषि आधारित उद्योगों की बात करें तो पर्यटन उद्योग भारत का सबसे बढ़िया, राइट। क्या कहते हैं उसके बाद, जैसे चर्म उद्योग, ये भी क्योंकि भारत में बिहार में बहुत ज्यादा मवेशी हैं, तो बिहार में चर्म उद्योग की स्थिति क्या है, बिहार में पर्यटन उद्योग की स्थिति क्या है। और वर्तमान समय में आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, आईटीईएस के बारे में भी चर्चा है, उसकी स्थिति क्या है। सेवा क्षेत्र में जो उद्योग लगे हुए हैं उसकी स्थिति क्या है। तो आपके पास अब हो गया, कृषि आधारित उद्योगों पर बात कर लिया आपने, उसकी स्थिति क्या है, कैसे है, क्यों है, यह बता दिया आपने। तो अब ये दो सेक्शन हो गए। अब ये कह रहा है कि इसकी तुलना करनी, स्थिति अच्छी नहीं है। अब ध्यान दो, जैसे जैसे सवाल पूछा है वैसे वैसे ही हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जब आप भारत से इसकी तुलना करते हैं, अब आप क्या करोगे, पहले बिहार में कृषि आधारित और गैर कृषि आधारित उद्योगों के बारे में चर्चा कर ली आपने, फिर आप क्या करेंगे, भारत से तुलना करेंगे। भारत से तुलना करने के लिए, जैसे अब ये जो चीज है ये आपको सर्वे से तैयार करना पड़ेगा। जब हम लोग सर्वे करते हैं, और सर्वे से खास करके मेंस के लिए सर्वे किया जाता है कृषि और गैर कृषि आधारित उद्योगों के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, और बिहार का सर्वे आप देखेंगे तो बिहार के पूरे सर्वे में, है ना, बिहार का प्रदर्शन और भारत का प्रदर्शन उसकी साथ चलता है दोनों, राइट। तो भारत से तुलना करना बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर आप सर्वे से आंकड़ा इकट्ठा करते हैं तो भारत से तुलना करते समय कि भारत में कृषि आधारित उद्योगों का विकास किस हिसाब से हुआ है, क्या उस हिसाब से बिहार में हुआ है। गैर कृषि आधारित उद्योग जैसे कि पर्यटन इत्यादि, उसका भारत में कैसा विकास हुआ। सॉफ्टवेयर यानी कि सेवा क्षेत्र में, जैसे आईटी इनेबल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज, है ना, यहां से जो उद्योग निकल करके आता है, जितना भारत में विकसित हुआ है क्या उतना बिहार में हुआ है। तो आप कहते हैं कि नहीं हुआ है। तो यहां से आप भारत से तुलना करते हैं, और जब भारत से आप तुलना करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है। अभी हम लोग इधर डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा वो सेक्शन नहीं है। हमारा जब अलग से टॉपिक होगा इस पर, तब हम लोग उस पर डिटेल से जाएंगे, राइट। अभी हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं कि आप आंसर कैसे लिखेंगे। जब आपने भारत से तुलना की तो भारत से तुलना करते के बाद आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि हमारे यहां उद्योगों का पिछड़ापन है, क्योंकि यह आपको अलग से कहना भी नहीं है, यह आपके सवाल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ना कि राज्य में यानी कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए। तो औद्योगिक पिछड़ापन है, यह तो यहां पर खुद ही बता रहा है आपको, राइट, खुद ही बता रहा है ना कि औद्योगिक पिछड़ापन है। तो जब भारत से तुलना किया आपने तो कुछ राज्यों के मुकाबले, जो श्रेष्ठ राज्य हैं, टॉप के स्टेट्स हैं, उसके मुकाबले हमारे यहां औद्योगिक पिछड़ापन है। आप ये कहेंगे कि भाई औद्योगिक पिछड़ापन है, आप कहोगे कि औद्योगिक पिछड़ापन है जिसके निम्नलिखित कारण हैं। जिसके निम्नलिखित कारण है, राइट। अब आप 1 2 3 4 करके उन कारणों की व्याख्या करेंगे। कारण लिखा, उसका व्याख्या किया, है ना, कारण लिखा, उसका व्याख्या किया, कारण लिखा, उसका व्याख्या किया। जो भी कारण आपको समझ में आ रहा है, जो भी चीजें आपको ध्यान में आ रही हैं, ध्यान रखिएगा कि अभी आपसे सिर्फ इसके कारण पूछा जा रहा है।
जो सेकेंड सेक्शन है यहां पर कि कारणों को इंगित कीजिए, ठीक, कारण पूछ रहा है, राइट। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है और स्थिति में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। तो कारण आपको बताना है, यहां पर निम्नलिखित कारण है, लेकिन क्योंकि आपको, मैं चाहूंगा क्योंकि आपको लंबा आंसर लिखना है तो आप स्टेप वाइज चलिए, जैसे जैसे सवाल पूछा है ना वैसे वैसे स्टेप वाइज चलिए। आमतौर पर क्या होता है, आप यह भी कर सकते हैं कि कारण बताया और उसके निवारण, जो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, उसकी भी चर्चा साथ में करते जा रहे हैं। तो जब आप उसकी चर्चा भी साथ में करते जाएंगे तो जो लास्ट का एक और पार्ट हो सकता था वो अलग से निकल करके नहीं आएगा, वो इसी में साथ साथ हो जाएगा। तो एग्जामिनर खोजेगा कि बच्चे ने लिखा है यहां पर कि निम्नलिखित कारण है, सुझाव और कदम जो उठाए गए हैं वो वाला सेक्शन कहां गया इसका पैराग्राफ, तो दैट पैराग्राफ विल बी मिसिंग, वो उसको दिखेगा नहीं। हां, ऐसा नहीं है कि उसको दिखेगा नहीं तो उसने वो आंसर पढ़ा नहीं, उसने वो आंसर पढ़ा है, लेकिन जब आपकी मार्किंग की जाती है ना आंसर की, तो जितने भी टुकड़े हैं आपके सवाल के, है ना, जैसे इस सवाल के कितने टुकड़े हैं, इस सवाल का टुकड़ा है औद्योगिक विकास की स्थिति, भारत के साथ तुलना, है ना, पिछड़ेपन का कारण, स्थिति में सुधार के लिए जो उठाए गए कदम उसके वर्णन कीजिए। तो इतने टुकड़े हैं, वो उन टुकड़ों के आधार पर आपको नंबर देता है कि किस किस आधार को आपने टच किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपके प्रश्न के जितने टुकड़े हैं उन सारे टुकड़ों पर एक मतलब पैराग्राफ आपको चेंज करते हुए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए उसको। जब आप लिख रहे हैं औद्योगिक की स्थिति तो स्पष्ट लिखिए बिहार में उद्योगों की स्थिति, फिर बांटिए। भारत से तुलना है तो स्पष्ट रूप से लिखिए कि भारत से तुलना करने के उपरांत, ठीक। पिछड़ापन है तो स्पष्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित हैं, और उन कारणों को लिखने के बाद फिर आप सजेशन में आइए कि इन पिछड़ेपनों को, है ना, ये पॉइंट लिखने के बाद फिर लास्ट पैराग्राफ आपका आता है। वो पैराग्राफ क्या कहता है कि औद्योगिक स्थिति को में सुधार हेतु, है ना, औद्योगिक स्थिति में सुधार हेतु बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। अब फिर से आ जाता है, तो आपने जैसा सवाल पूछा है उसके हिसाब से आपने प्रश्न को उतने टुकड़ों में बांट दिया, राइट, कि निम्नलिखित कदम उठाया गया है। तो भाई क्या कदम उठाया गया, अब उसके बारे में लिखोगे आप। कदमों के बारे में लिखते समय एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि आप हमेशा लेटेस्ट कदम से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या कदम उठाया गया, उसके बाद अगर आपको क्रोनोलॉजी इन जनरल ध्यान में है तो, जैसे आप लोगों ने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की तो उसमें आपको आइडिया लगा कि भाई बिहार सरकार इन योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है, या फिर अगर आपने सर्वे के हिसाब से नोट्स बनाया है तो आप देखो कि सर्वे में किन योजनाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है, वो प्रमुखता से पहले होनी चाहिए। सवाल में आपके कह रहा है कि हाल ही में उठाए गए सुधारात्मक कदम, ठीक है, तो हाल ही में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, है ना, तो औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति है, राइट, या फिर एग्री प्रोडक्शन पॉलिसी है। तो इस तरीके से, है ना, उद्योगों के विकास के लिए क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड इंडस्ट्रीज के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं, राइट। तो जो भी कदम उठाए गए हैं और खास करके जो शुरुआत में है ना, औद्योगिक विकास के लिए लोगों को बिहार सरकार जो है वो आमंत्रित कर रही है ना, विभिन्न प्रकार के सब्सिडीज दे रही है ना, ताकि उद्योगों का विकास हो सके, एमएसएमई सेक्टर का विकास हो सके, इन सभी के बारे में। तो अब जब इसकी व्याख्या करोगे आप, तो आप क्या करेंगे, जो सरकार के द्वारा उठाया गया कदम, जरूरी नहीं कि वो योजना ही हो, जो भी कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है उस कदम को लिखेंगे, उससे क्या फायदा है सरकार कि इस कदम से क्या अच्छा होगा, है ना, उसको कैसे लागू किया जाना चाहिए, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उस तरीके से इन सभी की व्याख्या करते हुए आपका ये सेक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन इतना कंप्लीट होने के बाद भी क्या आपका उत्तर पूरा हो गया? नहीं, ये सब जो सवाल में पूछा ये सब आपने लिख दिया, फिर भी अभी आपका उत्तर
कंप्लीट नहीं है, अभी लास्ट पैराग्राफ बचता है, 2 या 3 पंक्ति या जितना भी पंक्ति बन पाता है उस समय, वो आखिर का पैराग्राफ क्या होगा, जिसको हम लोग कहते हैं उपसंहार या कंक्लूजन सेक्शन। तो सबसे लास्ट में फिर आप एक कंक्लूजन सेक्शन लेकर के आते हैं और उसमें आप बताते हैं कि औद्योगिक विकास किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों के परिणाम स्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास की प्राप्ति होगी, है ना, मजदूरों का पलायन रुकेगा, निर्यात में वृद्धि होगी, कुल मिलाकर के देश राज्य का आर्थिक विकास बेहतर होगा और भारत के आर्थिक विकास में बिहार का योगदान बढ़ेगा। तो इस हिसाब से कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम सही तरीके से लागू हुए तो कैसे औद्योगिक विकास बिहार में होगा, यह कहते हुए आप अपने उत्तर को फिनिश करेंगे। राइट, तो यह कंक्लूजन का सेक्शन होगा। फिर जब आपका कंक्लूजन का सेक्शन हो गया तो आपका उत्तर पूरा हो गया। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने में आप यहां देखो कि जब आप इन प्रश्नों को इस हिसाब से तोड़ करके चलते हैं तो आपके पास शब्दों की कमी नहीं रहेगी और आपका उत्तर जो है वो एक परफेक्ट ढांचे में पूरा का पूरा हो जाएगा। एग्जामिनर ये सारे जो टुकड़े हैं इन टुकड़ों को देखता है कि आपके आंसर में ये टुकड़े मेंशन्ड हैं कि नहीं है, वो सारा उत्तर पढ़ेगा। लेकिन अगर आप खुद ही स्पष्ट रूप से पैराग्राफ चेंज करके पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हैं, निम्नलिखित उपाय किए जा रहे, इस तरीके से अगर आप करके आंसर लिखते हैं तो आपको बेहतर अंक मिलने की संभावना रहती है और आपकी जो शब्द सीमा है वो भी कवर हो जाती है। एक चीज का ध्यान रखेंगे इसमें कि जैसे सवाल पूछा है उसी के अनुसार जाएंगे। जैसे हमने यहां पर कहा कि पहले आप औद्योगिक विकास का महत्व लिखते हैं, देश और उसके बाद राज्यों का उदाहरण देते हैं। तो जो विकसित राज्य हैं भारत के, उसका उदाहरण आपने दिया और फिर चूंकि बिहार भी एक राज्य है तो फिर बिहार की बारे में बात शुरू करेंगे जहां से आपका सवाल शुरू होता है, औद्योगिक विकास की स्थिति क्या है। तो एक तारतम्यता, कंटिन्यूटी बनती है। जब बात कर लिया औद्योगिक स्थिति तो फिर भारत से तुलना किया आपने। जब आपने भारत से तुलना किया तो आपने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले जो अन्य विकसित राज्य हैं, औद्योगिक विकास वाले राज्य हैं और इन जनरल जो भारत के विकास को आगे की ओर ले जा रहे हैं, तो उससे आपने तुलना की और कहा कि बिहार की स्थिति गड़बड़ है। तुलना करने के बाद आपके बिहार की स्थिति गड़बड़ है, तो जो गड़बड़ है उस गड़बड़ होने पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। तो कंटिन्यूटी बनकर के आया, कारण बता करके सरकार के द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। तो होता क्या है इससे कि आपके आंसर में कंटिन्यूटी बनी रहती है। सवाल के हिसाब से जाइए, सवाल को पढ़ते हुए क्या सवाल पूछ रहा है ना, उस पर आपकी नजर रहेगी तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं जहां पर भाषा रहती है, प्रॉपर तरीके से शुरुआत होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से एंडिंग होना चाहिए। सो इंट्रो सेक्शन और कंक्लूजन सेक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तब आपका सवाल स्टैंडर्ड माना जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। और दूसरी चीज कि इंट्रो और कंक्लूजन सेक्शन जब चला आता है तो शब्द जो है ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए शब्दों की कमी भी नहीं रह जाती, कुछ एक्स्ट्रा शब्द ही उसमें ऐड हो जाते हैं और ये तो आप लिख ही सकते हैं आंसर के हिसाब से। और ये चीज सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, हर प्रकार के आंसर लिखने में ये चीज महत्वपूर्ण होता है। सारे आंसर ऐसे लिखने चाहिए। लेकिन अब जैसे कि ये 8 नंबर का सवाल है ना, 69th बीपीएससी में पूछा है आपका, ये 8 नंबर का सवाल है। लेकिन आप इसको देखो, ये 8 नंबर का सवाल, इसके कितने टुकड़े हैं। अब क्या इस तरीके के सवाल को जैसे आपने 38 नंबर वाला सवाल लिखा है उस तरह से लिखेंगे तो आपको यहां देखो, वहां पर आपका रेंज क्या है, 38 नंबर, आपको 38 नंबर में मिलने वाला है। यहां मैक्सिमम रेंज 8 नंबर ही है, तो यहां तो आपको 8 नंबर में से ही देगा ना वो। आप खूब बड़ा लिख दो या कुछ सुंदर लिख दो तो उससे क्या, मैक्सिमम तो 8 नंबर ही मिलने वाला है। तो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, पहला आप ध्यान रखो आप कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपसे सीधे सीधे जवाब की उम्मीद की जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन का वो सीधा सीधा हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहां पर आपसे शॉर्ट आंसर्स में क्या उम्मीद की जाती है, डायरेक्ट आंसर, यानी कि इंफॉर्मेशन जो आपके पास है वो इंफॉर्मेशन सीधे सीधे साझा कीजिए। शब्दों का लाग लपेट सुंदरता ये सेकेंडरी रहता है, गौण रहता है यहां पर। क्योंकि आप खुद देखो, अब ये सवाल देखो, इस सवाल के कितने टुकड़े हैं। ये सवाल का टुकड़ा है कि भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं,
पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, क्या वे घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं? अब इसका जवाब एक शब्द में, एक लाइन में नहीं होगा, या एक शब्द में नहीं हो कि नहीं, पर्याप्त नहीं है, ऐसे थोड़ी कहेंगे। जब ये सवाल पूछा है तो आपको बताना पड़ेगा। चर्चा करते हैं। भारत के लिए संभावित वैकल्पिक स्रोत क्या है? यह तीसरा हिस्सा हो गया सवाल का। और ये जो संभावित स्रोत है उसका समीक्षात्मक विवरण करना है। यहां भी ध्यान रखो, है ना, इसको क्रिटिकल रिव्यू करना है। जो लास्ट वाला हिस्सा है, अभी 8 नंबर का सवाल है, इसके 3 टुकड़े हैं, और जो तीसरा सेक्शन है उसमें कह रहे हैं इसका समीक्षात्मक विवरण कीजिए। अब अगर 3 घंटे के पेपर में यह लिखने में आपको 20 मिनट या आधा घंटा लग जाएगा तो फिर आपका कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि अगर आप इसको लिखने जाओगे तो इसमें 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, अगर आप तैयार करके नहीं गए हैं तो इस तरीके के प्रश्न जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिखने का तरीका क्या होता है? यहां पर अमूमन अगर आपको आंसर सीधा सीधा पता है, इसके 3 टुकड़े हैं, कहानी नहीं बनाना है आपको, तो किसी भी प्रकार से भूमिका की जरूरत नहीं पड़ती है। नो नीड ऑफ एनी भूमिका, कि ऊर्जा क्यों जरूरी है। जैसे हमने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या किया था कि भूमिका बनाई थी कि औद्योगिक विकास क्यों आवश्यक है। क्या यहां पर भूमिका बनाएंगे कि ऊर्जा क्यों जरूरी है? नहीं, भूमिका की बिल्कुल जगह ही नहीं है यहां पर, टाइम भी नहीं है, जगह भी नहीं है, और क्वेश्चन की डिमांड भी नहीं है। क्वेश्चन सीधा है आपका, भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? आपका सवाल यही से शुरू होगा, भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोत हैं। तो भूमिका यहां बनानी है क्या? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भूमिका की आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ भूमिका हियर, राइट। यहां पर आपको सीधे सीधे उत्तर मिलेगा। ये 8 नंबर, संभव है कि 2 नंबर इसके लिए, 2 नंबर इसके लिए, 4 नंबर इसके लिए रखा गया हो, है ना। तो यहां सीधा सीधा आपका रहेगा, भूमिका की जरूरत नहीं, यहां पर सीधे आपका सवाल शुरू होगा, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोत हैं। भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोत हैं। तो भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख रूप से हमारे यहां थर्मल पावर ही है, यानी कि तापीय ऊर्जा। सबसे पहले आपका क्या आएगा? तापीय ऊर्जा आएगा, यानी कि जो अब कोयला से ऊर्जा निकालते हैं, है ना, जो कि गैर नवीकरणीय है। तो कोयला से निकल करके आता है तापीय ऊर्जा, लेकिन उसके अलावा भी तो ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं। ये नहीं कह रहा नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय, आपको सीधे लिखना है कि भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो तापीय ऊर्जा, है ना, जीवाश्म ईंधन। तापीय ऊर्जा किसके अंदर? कोयला, डीजल, पेट्रोलियम। तो कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन का स्रोत हो गया। तो वहां से भी आप सीधे ऐसे 2 भाग में बांट सकते हैं इसको। ऐसे कह सकते हैं कि ऊर्जा के स्रोतों को 2 भाग में बांट सकते हैं आप, है ना। तो एक हो गया, जैसे इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि एक हो गया आपका जीवाश्म ईंधन या गैर नवीकरणीय ऊर्जा, तो एक हो गया आपका गैर नवीकरणीय, राइट, जिसमें कोयला, है ना, पेट्रोलियम, और दूसरा हो गया आपका नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको आप अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, नवीकरणीय या फिर अक्षय ऊर्जा, राइट। तो उस अक्षय ऊर्जा के बारे में, जैसे उसमें सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, है ना, टाइडल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, तो वो सभी के बारे में मेंशन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि भारत में उसका योगदान कितना है। तो भारत में जिनका प्रमुख रूप से योगदान है उसी के बारे में बात करेंगे, राइट। तो भारत में प्रमुख रूप से योगदान सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और बिहार के संदर्भ में बात करें तो हम लोग, है ना, क्या कहते हैं, जल से भी ऊर्जा, यानी कि जो हम लोगों ने डैम्स बनाया हुआ है वहां से भी विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें, और इसके साथ साथ फिर एक चला आता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। तो ये ऊर्जा के स्रोत हैं, इन सभी स्रोतों से भारत में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो निम्नलिखित स्रोत हैं, इसके बारे में आपने चर्चा कर दी। अभी इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है ये नहीं पूछ रहा है
कि ये कोयला पेट्रोलियम से तापीय ऊर्जा यूज करेंगे तो प्रदूषण होगा, तो भारत इसके लिए अलग से सोच रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अभी ये आपका पॉइंट नहीं है, आपसे सीधा पूछ रहा है कि क्या है, सीधे सीधे बताओ, क्योंकि शॉर्ट आंसर है ये ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला सेक्शन है कि क्या ये घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। तो इस तरीके के सवाल में आप सीधे सीधे उत्तर नहीं लिखेंगे कि नहीं घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे नहीं लिखोगे आप। आपको पहले बताना पड़ेगा कारण। तो आप यहां पर पैराग्राफ चेंज करके कहेंगे क्या, जैसे कि अब यही है तो आप यहां पर पैराग्राफ चेंज करोगे, और पैराग्राफ चेंज करके क्या कहोगे कि भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, या भारत लगभग 1.46 बिलियन लोगों का देश है। तो 1.46 बिलियन जनसंख्या का देश है, तो गृह कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए। हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड के लिए ऊर्जा चाहिए। तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो इसके अंतर्गत औद्योगिक जरूरतों के लिए ऊर्जा चाहिए। तो औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा चाहिए, क्योंकि चाहे आप कारखाना में सामान बना रहे हैं या फिर सेवा क्षेत्र के बारे में, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, या इंटरनेट, या हम लोगों की जो क्लासेस चल रही, इन सभी में ऊर्जा की भयानक खपत होती है। यहां तक कि कृषि क्षेत्र में भी ऊर्जा की आवश्यकता है। आप ट्रैक्टर चला रहे हो, बोरिंग से पानी निकाल रहे हो, है ना, हार्वेस्टर चलेगा, थ्रेशर चलेगा, तो ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। तो ऊर्जा की आवश्यकता हमारे यहां बहुत ज्यादा है, और आपके पास अगर आंकड़ा है तो आप उस आंकड़े के आधार पर कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन को अगर सम्मिलित करते हैं तो भारत विश्व में चौथे नंबर पर आता है ऊर्जा के डिमांड के लिए। तो भारत में अगर आप यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन के बाद बात करें तो आपका इंडिया ही आता है 4th नंबर पर, जिसको ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा की खपत जहां होती है। तो जितनी ऊर्जा का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं यह पर्याप्त नहीं है। गर्मियों में पीक टाइम में बिजली की कटौती होती है। तो इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, आपको यह बताना है ये स्थितियां हैं, और इसके आधार पर हम कहेंगे कि जो ऊर्जा उपलब्ध है हमारे यहां वो पर्याप्त नहीं है। अतः पर्याप्त नहीं है। और अगर आपके पास आंकड़ा है कि कितना उत्पादन हो रहा है और कितने की मांग है, अगर यह आपके पास आंकड़ा है तब तो फिर क्या ही कहना, क्योंकि वहां से फिर स्पष्ट हो जाएगा कि हम इतना उत्पादन कर रहे हैं और इतने की खपत है, इतने की मांग है, तो उस आधार पर देखें तो भाई पूरा नहीं पड़ रहा है, पर्याप्त नहीं है। तो यह चीज और भी पुख्ता हो जाएगी। अगर आंकड़ा है तो यह बात हो जाता है, राइट। और ऐसे पॉइंट वाइज लिखते चलना है आपको, क्योंकि यहां भाषा नहीं खोज रहा है आपसे। और फिर सवाल का तीसरा भाग आता है जो कहता है कि भारत के लिए ऊर्जा के संभावित वैकल्पिक स्रोत क्या हैं। तो चूंकि पर्याप्त नहीं है, अब चूंकि पर्याप्त नहीं है तो वैकल्पिक स्रोत क्या है हमारे पास। चूंकि पर्याप्त नहीं है तो हमको वैकल्पिक स्रोतों की ओर देखना पड़ेगा। तो वैकल्पिक स्रोत निम्नलिखित हैं। तो जरूरतों को, ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के पास निम्नलिखित वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं जिस पर काम हो रहा है। तो वो वैकल्पिक स्रोत क्या है? वैकल्पिक स्रोत निम्नलिखित हैं, उसमें जिसमें भारत सरकार सबसे तेजी से काम कर रही है वो है सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राइट, और उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा। ये तीन प्रमुख, न्यूक्लियर पावर,
ये तीन हमारे प्रमुख वैकल्पिक स्रोत हैं जिस पर भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, क्योंकि ये हमारी डिमांड को पूरा करेगी। तो ये वैकल्पिक स्रोत हैं, लेकिन सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। कह रहा है कि समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए, यानी कि अगर ये वैकल्पिक स्रोत हैं तो कैसे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हम लोग, है ना, हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त करना चाह रहे हैं, पानी को तोड़ना चाहते हैं, पानी को ऐसे तोड़ना चाहते हैं हम लोग, H2O को ऐसे तोड़ना चाहते हैं हम लोग कि जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उस प्रक्रिया में उस कार्बन को कैप्चर कर लिया जाए ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो। तो ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम हो रहा है हमारे यहां, राइट। और सोलर एनर्जी पे तो हम लोगों ने, भारत पहला देश है, भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, और बहुत सारी योजनाएं हैं कृषि से लेकर के, है ना, हर क्षेत्र में जहां पर कि भारत सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स जो है उसको क्या कहते हैं, सब्सिडाइज रेट पर अवेलेबल करा रहा है। तो हम लोगों का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है ना, ट्रॉपिकल रीजन में हम लोग पढ़ते हैं कि सूरज की पूरी महिमा है हमारे यहां। तो ये हमारे यहां वैकल्पिक स्रोत हैं। आप विंड एनर्जी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोस्टल एरियाज में विंड एनर्जी जनरेट हो रही है, पवन ऊर्जा, राइट। तो समीक्षा जब आप करोगे तो आप उस समीक्षा में बताएंगे कि ये चीज जिस पर सरकार ध्यान दे रही है, और एक एक लाइन यहां पर काफी है, उसकी हमारे यहां अपार संभावनाएं हैं, उसमें हम लोग बेहतर कर सकते हैं और निरंतर करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती चली जाएंगी। और एक लाइन वहां पर और भी लिख देंगे, जैसे वर्तमान में लगभग 47% ऊर्जा जो है हमारी स्थापित क्षमता जो है वो अक्षय ऊर्जा से आती है। तो हम लोग धीरे धीरे थर्मल पावर पर, यानी कि तापीय ऊर्जा पर अपना जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसको कम कर रहे हैं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। तो इधर ये जो वैकल्पिक स्रोत हैं इस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। समीक्षा हो गया हमारे यहां, जैसे बताया हमने पवन ऊर्जा के लिए कोस्टल इलाके हैं, सोलर में हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर मिशन बना हुआ है, काम चल रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी पर हम लोग काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी अपने आप में, अगर इधर हमारे पास बढ़िया डेवलपमेंट हो, जो कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बढ़िया डेवलपमेंट हो तो न्यूक्लियर पावर से ही हम लोग, हमारे पास इतनी ऊर्जा होगी, है ना, कि ऊर्जा की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। लेकिन चूंकि अभी उतनी सुरक्षित और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है, और इसके साथ साथ इसके लिए जो आवश्यक मिनरल चाहिए, है ना, यूरेनियम चाहिए, लिथियम चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, जिसके चलते हम लोग इसमें बहुत बढ़िया काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे हाथ को बांध देती है ना, लिमिटेशंस ऑफ मिनरल्स। तो ये लिखेंगे, समीक्षात्मक पहलू में लिखेंगे कि ये विकल्प है, यहां पर हम बढ़िया काम कर रहे हैं, यहां पर हम बढ़िया काम कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका उत्तर समाप्त होता है। क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अगर आपको कंक्लूड करने का मन करे तो यही वाला सेक्शन जो मैंने अभी लास्ट में कहा, उसी लाइन को लिख करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। समीक्षात्मक विवरण से ही कंक्लूजन, अलग से कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर झट से दूसरे सवाल में आइए। तो ये देखो, आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऐसे लिखा है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भाषा की जरूरत नहीं है, इसको आप पॉइंट वाइज करके भी लिखते चलेंगे। ये इंफॉर्मेशन खोजता है, लैंग्वेज से ज्यादा क्या खोजता है, इन्फो खोजता है। लैंग्वेज के चक्कर में एक सवाल 2 सवाल लिखने में ज्यादा समय लग गया तो आपको 8 नंबर ही मैक्सिमम है, उतने ही से मिलेगा नंबर, है ना। लेकिन अगर आप 3 सवाल 4 सवाल लिख जाते हैं उधर से तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे एग्जाम में, एक सवाल बहुत बढ़िया लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलेगा आपको, 2 सवाल एवरेज लिखना। एक सवाल बहुत बढ़िया लिखा, एक सवाल के लिए टाइम नहीं बचा, जल्दीबाजी में फिनिश किया, कम नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने समय के हिसाब से 2 सवाल लिखे, दोनों एवरेज लिखा है, आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, है ना। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप एक सवाल लिखते हो तो वो 38 नंबर में से ही आपको नंबर देगा, लेकिन आप 2 सवाल लिखते हैं तो 38 के 2 सवाल में से आपको नंबर मिलेंगे, एवरेज आपको ज्यादा प्राप्त होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, लंबा सवाल कैसे टैकल करना है, छोटा सवाल कैसे टैकल करना है। तो है ना, एक सेक्शन हम लोग लेकर के आए थे, जनरल सेक्शन, है ना। आगे जो है हम लोग इस बार के एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो भी हम लोग लेकर के आएंगे आपकी क्लास के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये आवश्यक चीजें हैं आपके आंसर राइटिंग में, इस पे उसको ध्यान में रखिए, इस पर काम कीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और रिजल्ट आने का वेट मत कीजिए, है ना। जो लोग अभी, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो काम करना शुरू कर चुके हैं,
और जिन लोगों ने अभी तक जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का, तो रिजल्ट आएगा तो फिर उसके बाद शुरू करेंगे, तो आपका फिर ये 15-20 दिन, एक महीने का टाइम कमी हो जाएगा, तो दूसरे को इसमें अपर हैंड हो जाएगा जो पहले से काम कर रहा है। थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आप लोग इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, या तो कंटेंट इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, या पढ़ना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, जो भी है, लेकिन इस दिशा में काम करना आप लोग शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और एक बार फिर से छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।